हमारे राजनीतिक गुरु आदरणीय सहजानंद राय जी जो वर्तमान में क्षेत्रीय अध्यक्ष है उनके संपर्क में आया और 2013 में ही आपने राजनीतिक जीवन की यात्रा को आरंभ किया और 13 में ही जिला अध्यक्ष बन गए युवा मोर्चा के। हमारे जिलाध्यक्ष थे आदरणीय ऋषिकांत राय जी, तो उनके द्वारा कई कार्यक्रम दिए गए थे। वो कार्यक्रम के ही संदर्भ में मैं आईटी सेल जो हमारा है और सोशल मीडिया सेल के जितने भी पूरे जनपद के कार्यकर्ता हैं उनका एक हम लोग कार्यक्रम कर रहे थे। क्षेत्र से आए हुए थे पदाधिकारी भी उस कार्यक्रम के निमित्त, तो पार्टी कार्यालय पर ही ये कार्यक्रम चल रहा था। उसी समय मुझे लगता है मेरे एक कार्यकर्ता को मैसेज आया और उन्होंने फेसबुक पर देखा। 15 सितंबर को घोषणा होती है कि सूरज जी जिला अध्यक्ष बन गए। 20 सितंबर को 2023 में आजमगढ़ में आपका प्रथम आगमन होता है और उस समय आपके पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ जी आजमगढ़ में आपका स्वागत करते हैं भगवान विश्वकर्मा जी की तस्वीर दे करके। तो ऐसे में प्रश्न मेरा ये है कि क्या ये दृश्य अन्य राजनीतिक दलों में भी देखने को मिलता है क्या, कि कार्यकर्ताओं के पदोन्नति होने पर उनके शीर्ष नेता भी उनका सम्मान और स्वागत इसी प्रकार करते हैं, या फिर केवल भाजपा में ही ये देखने को मिलता है? हमारे पूज्य महाराज जी ने आकर के और माननीय गृह मंत्री जी ने आकर के यहाँ घोषणा की है कि यहाँ आजमगढ़ में विश्वविद्यालय बनेगा। जो 40 से 45 सालों से हमारी मांग थी उसे पूरा किया और आज विश्वविद्यालय चालू हो गए। हमारी सरकार में घोषणा भी होती है और हमारे यहाँ शुभारंभ भी हो जाता है। और उसके बाद अभी हरिहरपुर में महाविद्यालय बनाकर के, संगीत महाविद्यालय बनाकर के हरिहरपुर के कलाकारों को बड़ा मौका देने का कार्य हमारे प्रदेश की सरकार ने किया है और वो महाविद्यालय बन करके तैयार है। जल्दी ही माननीय मुख्यमंत्री जी उसके लिए भी आने वाले हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जो आज लाइफ लाइन हो गई है, मेरे लिए एक भारतीय जनता पार्टी पदाधिकारी होने के नाते कार्यकर्ता ज्यादा महत्वपूर्ण है। आपने आजमगढ़ में बताया कि 2027 में बदलाव होगा और यहाँ पर विधानसभा की सीटों में भाजपा की भी जीत होगी, परंतु आजमगढ़ के अंतर्गत 2 जिले और जुड़ते हैं क्योंकि आजमगढ़ मंडल है। ऐसे में 15 नवंबर 1994 को 14वें मंडल के रूप में आजमगढ़ का सृजन होता है, जिसके अंतर्गत जो 2 जिले और जुड़ते हैं वो बलिया और मऊ है। 2022 के चुनाव में बलिया में भाजपा 2 सीट जीतती है, मऊ में 1 सीट और आजमगढ़ में 0। तो क्या 2027 में बलिया और मऊ में भी विधानसभा की सीटें बढ़ेंगी? तिरपन में जिस प्रकार से श्रमिकों के लिए अटल आवासीय विद्यालय बनाने का कार्य हुआ, सीबीएसई बोर्ड में जो श्रमिक के बच्चे हैं वो सीबीएसई बोर्ड की तरीके से पढ़ाया जाता है, वहां पर उन्हें उनके लिए ठीक प्रकार से सारी योजनाएं कराई जाती हैं और सारी व्यवस्थाएं कराई जाती हैं और वहां रह करके हॉस्टल में बच्चों को अच्छी गुणवत्ता का भोजन दिया जाता है और पढ़ाई भी कराई जाती है। अटल आवासीय विद्यालय भी यहाँ बना हुआ है। ऐसे तमाम बड़ी बड़ी योजनाएं आजमगढ़ में लागू की गई जिसका हम लोग आज उल्लेख कर सकते हैं और जिसको हम कह सकते हैं कि अब आजमगढ़ के विकास में एक एक ईंट जो है वो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लगाई गई है। आपने इतने कार्यों को गिना दिया, परंतु समाजवादी पार्टी या फिर अन्य राजनीतिक दल जो आपके प्रतिद्वंदी हैं विचारों के आधार पर, वो कई मामलों के बातों को नहीं स्वीकार करते हैं। जैसे यदि आप कहें कि गरीबी दर, 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया ने एक शोध पत्र जारी किया। उसमें उन्होंने बताया कि 2011-12 के दरमियान गरीबी दर भारत में 21.9% था और वहीं 2023-24 हम इसकी बात कर रहे हैं तो 2.3% यानी गरीबी लगभग समाप्त होने के कगार पर है। परंतु इस डाटा को जब हम उनके सामने पेश करते हैं तो वो कहते हैं कि ये भाजपा द्वारा बनाया गया डाटा है। तो इस पर आपका क्या कहना? मैंने परिचय के क्रम में बताया कि आप पेंचक सिलाट के विश्व चैंपियनशिप विजेता 2019 हैं। तो ऐसे में 6 मई 2025 को आपके वर्तमान प्रदेश महामंत्री विधान परिषद सदस्य अनूप गुप्ता जी के साथ आप माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से उनके शासकीय आवास पर मुलाकात करते हैं और उस दरमियान आप राष्ट्रीय सीनियर पेंचक सिलाट 2025 के लिए मुख्यमंत्री जी को आमंत्रित करते हैं और इसी के साथ साथ आजमगढ़ के विकास कार्यों को लेकर के आप मांग पत्र देते हैं जिसमें 5 मांगे होती हैं। चौथी मांग जो होती है वो ये होती है कि आजमगढ़ में मंडलीय स्तर स्पोर्ट्स स्टेडियम बनाया जाए, 200 खिलाड़ियों के रुकने योग्य छात्रावास भी बनाया जाए। तो उसकी स्थिति वर्तमान में क्या है अभी? और समाजवादी पार्टी को भी इसकी तारीफ करनी चाहिए। निश्चित रूप से कौशल विकास योजना निश्चित रूप से मुझे बहुत पसंद आई। मेक इन इंडिया हो, मेक इन उत्तर प्रदेश हो और मेक इन आजमगढ़ हो। आमतौर पर जो भारत के युवा हैं वो फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी से जुड़ते हैं, परंतु सूरज प्रकाश श्रीवास्तव जी पेंचक सिलाट से जुड़ते हैं और न ही केवल जुड़ते हैं
बल्कि चैंपियनशिप भी बनते हैं 2019 का। तो पेंचर सिलाट से जुड़ने की कोई कहानी, कारण? सूरज प्रकाश श्रीवास्तव जी की अगली तैयारी क्या है? क्या सूरज प्रकाश श्रीवास्तव जी संगठन की राजनीति करेंगे या फिर जनप्रतिनिधि के रूप में अपनी सेवा देंगे? निश्चित रूप से कायर समाज प्रबुद्ध वर्ग है और समाज के लिए लगातार खड़ा रहने वाला है। लगातार कायर समाज के लोगों ने देश के आज़ादी से लेकर के हर एक चीज़ में योगदान भी दिया है और जिस प्रकार से चाहे राजेंद्र प्रसाद जी रहे हों, चाहे लाल बहादुर शास्त्री जी रहे हों, जिस प्रकार से राजनीतिक क्षेत्र में उन लोगों ने नेतृत्व दिया, स्वामी विवेकानंद जी के हम लोग चिन्हों पर चलने का कार्य करते हैं और हर एक पूरे देश का युवा, पूरे विश्व का युवा विवेकानंद जी की सोच को लेकर के आगे बढ़ने का कार्य करता है। सुभाष चंद्र बोस जी ने जिस प्रकार से वो अपने ही समाज के व्यक्ति थे, लेकिन एक समाज में उनको बांधना ठीक नहीं है। वो बहुत बड़ी शख्सियत, देश के लिए बड़ी धरोहर थे। तो इन लोगों से प्रेरणा लेकर के समाज कार्य कर रहा है और राजनीतिक क्षेत्र में भी जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने कायस्थ समाज को प्रतिनिधित्व दिया है, वैसा किसी और राजनीतिक दल ने आज तक नहीं दिया। नितिन नवीन जी जो कायस्थ समाज से ही आते हैं, उनको राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है और आगे भारतीय जनता पार्टी, हमें लगता है कि उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष भी पूर्ण कार्यकाल उनको प्रदान करेगी कि आजमगढ़ में हम लोगों की मांग पर ही जो बैडमिंटन हॉल था उसका पूरा नए तरीके से जीर्णोद्धार कराया जा रहा है, जो कुश्ती का हॉल था उसका भी ठीक प्रकार से जीर्णोद्धार कराया जा रहा है, जो बास्केटबॉल का कोर्ट था उसको एस्ट्रोटर्फ करा करके ठीक प्रकार से उसका रबड़ मैटिंग कराई जा रही है और ठीक प्रकार से उसका बनवाया जा रहा है। हमारे यहाँ बॉक्सिंग की रिंग लगी हुई थी, उस पर कैनोपी नहीं थी, 13 लाख की कैनोपी देने का भी उन्होंने कार्य किया। इस प्रकार से लगभग स्टेडियम में ही 2.5 करोड़ रुपए तक का उन्होंने फंड भेजने का कार्य किया, जो इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी और गिरीश यादव जी हमारे जो खेल मंत्री उनको धन्यवाद भी देना चाहूंगा। जो लोग ठीक प्रकार से अध्ययन नहीं किए रहते हैं या कई लोग ऐसे होते हैं जिनकी पार्टी की विचारधारा देश के हिसाब से नहीं होती है, वो विदेशी लोगों से ज़्यादा प्रभावित होते हैं, वो हमारे देश के सभी पार्लियामेंट पे भी सवाल उठाते हैं, वो जुडिशरी पे भी सवाल उठाते हैं, राष्ट्रपति तक पे सवाल उठा देते हैं। तो उनकी बुद्धिमत्ता के लिए क्या कहना कि माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय सहित देश में जो और अन्य विश्वविद्यालय और महाविद्यालय पत्रकारिता के और जो उनमें पत्रकारिता की पढ़ाई कर रहे हैं विद्यार्थी, उन सबके लिए आपका प्यारा संदेश क्या है? नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय को और मैं संस्कार सरल श्रीवास्तव। स्वागत है आपका प्रश्नोत्तर के एपिसोड 11 में। इस बार फिर जो शख्स हमारे साथ मौजूद हैं वो राजनीति से ताल्लुक रखते हैं। जी हाँ, वो दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी लालगंज आजमगढ़ के पूर्व जिला अध्यक्ष हैं और साथ ही साथ स्वाभिमान मंच एक सामाजिक संगठन है, उसके भी संस्थापक अध्यक्ष हैं। और इसी के साथ साथ इनके परिचय के क्रम में एक और उपाधि जुड़ती है, वो ये कि एक खेल है पेंचक सिलाट, जिसके आप विश्व चैंपियनशिप विजेता 2019 भी हैं, सूरज प्रकाश श्रीवास्तव जी। स्वागत है सर आपका। बहुत धन्यवाद संस्कार जी। भैया, अभी हमने परिचय के क्रम में बताया कि आप राजनीति से ताल्लुक रखते हैं जी। ऐसे में मेरा प्रश्न ये है पहला कि राजनीति करने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? देखिए, बचपन से ही मैं यही आजमगढ़ के ज्योति निकेतन स्कूल का विद्यार्थी रहा और बचपन से ही मुझे भाषण प्रतियोगिताओं में भाग लेने का, डिबेट के प्रतियोगिताओं में भाग लेने का लगातार मुझे स्कूल की तरफ से मुझे कई बार मौका मिला, जिसमें मैं कई बार भी जीता रहा। तो जब मेरा इंटरमीडिएट कंप्लीट हुआ तो मन में आया कि क्यों नहीं हम सक्रिय राजनीति में आए, क्योंकि राजनीति में मुझे लगता था कि युवाओं के लिए एक शून्यता है और बहुत ज़्यादा युवा राजनीति में उस समय नहीं थे। ऐसे में हमारे राजनीतिक गुरु आदरणीय सहजानंद राय जी, जो वर्तमान में क्षेत्रीय अध्यक्ष है, उनके संपर्क में आया और 2011 से मैं सक्रिय राजनीति में प्रवेश किया और तो उस समय विद्यार्थी परिषद से लगाए और फिर मैं भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यक्रमों में लगातार सहभागिता निभाता रहा और उसके बाद धीरे धीरे मौका मिलता रहा और राजनीति में आगे आता रहा। आपने अपने वक्तव्य में बताया कि आपके राजनीतिक गुरु हैं सहजानंद राय जी, जो कि जी। गोरखपुर क्षेत्र के भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान क्षेत्रीय अध्यक्ष भी हैं। जी। ऐसे में आपने ये भी बताया कि आपका संपर्क विद्यार्थी परिषद से हुआ, तो किस सन में विद्यार्थी परिषद से आपका संपर्क हुआ? मैं 2011 से विद्यार्थी परिषद से संपर्क में रहा और धीरे धीरे 2011 से लेकर के और 13 तक मैं विद्यार्थी परिषद में ही कार्य करता रहा और उसके उपरांत फिर मैं भारतीय जनता युवा मोर्चा, जो पूरे विश्व की सबसे बड़ी युवाओं की कार्य करने वाला संगठन है और भारतीय जनता पार्टी का जो यूथ विंग है, मैं उसका
2013 में जाकर के जिलाध्यक्ष बना। 2013 में ही आपने राजनीतिक जीवन की यात्रा को आरंभ किया और 13 में ही जिलाध्यक्ष बन गए युवा मोर्चा के। उससे पहले विद्यार्थी परिषद में मैं लगातार सक्रिय रहा, जी, जिसके नाते विद्यार्थी परिषद में मुझे कार्य करने का जो अनुभव था, उसको देखते हुए पार्टी ने मुझे जिम्मेदारी सौंपी। जिलाध्यक्ष मेन बॉडी होने तक आपने भारतीय जनता पार्टी के किन किन दायित्वों और किन किन मोर्चों में काम किया है? मैं 21 जून 2013 से भारतीय जनता युवा मोर्चा का अध्यक्ष बना। तब आजमगढ़ लालगंज सभी एक हुआ करते थे। तब भारतीय जनता पार्टी 61 मंडलों में बटी हुई थी और भारतीय जनता युवा मोर्चा को लगातार हमने मंडल स्तर तक में लगातार पदाधिकारियों को बनाने से लेकर के और लगातार हम लोग व्यापक अभियान चलाकर युवाओं को जोड़ने का कार्य किए। 2013 से लेके और 2018 तक में भारतीय जनता युवा मोर्चा का जिलाध्यक्ष रहा। फिर मैं 2019 से लेकर के 2023 तक भारतीय जनता पार्टी लालगंज तब गठन हुआ था नया नया, तो मैं उसका जिला महामंत्री बना गठन के समय से ही। और उसके बाद 2023 में ही मुझे 15 सितंबर 2023 को जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी लालगंज के रूप में पार्टी ने मुझे अवसर दिया। आजमगढ़ तो प्रशासनिक दृष्टि से देखा जाए तो एक ही जिला है, परंतु आपके संगठन की दृष्टि से देखा जाए तो आजमगढ़ में 2 जिले होते हैं, बिल्कुल। लालगंज और आजमगढ़। आप लालगंज के प्रथम जिला महामंत्री भी रहे भारतीय जी। जनता पार्टी के। ऐसे में 15 सितंबर 2023 को जब ये सूचना मिलती है कि सूरज प्रकाश श्रीवास्तव जी अब लालगंज आजमगढ़ भाजपा के जिला अध्यक्ष हो गए, तो उस दिन को आप कैसे देखते हैं? मैं तो रूटीन जो हमारे जिलाध्यक्ष थे आदरणीय ऋषिकांत राय जी, तो उनके द्वारा कई कार्यक्रम दिए गए थे। वो कार्यक्रम के ही संदर्भ में मैं आईटी सेल जो हमारा है और सोशल मीडिया सेल के जितने भी पूरे जनपद के कार्यकर्ता हैं, उनका एक हम लोग कार्यक्रम कर रहे थे। क्षेत्र से आए हुए थे पदाधिकारी भी उस कार्यक्रम के निमित्त। तो पार्टी कार्यालय पर ही ये कार्यक्रम चल रहा था। उसी समय मुझे लगता है मेरे एक कार्यकर्ता को मैसेज आया और उन्होंने फेसबुक पर देखा और जब वो घोषणा हुई तो मैं उसमें भाषण दे रहा था। तो मुझे जानकारी मिली कि आपको अध्यक्ष बना दिया गया है। तो फिर मैंने उनको शांत किया, मैंने कहा कार्यक्रम हो जाने दीजिए, फिर इन सारी चीजों की हम लोग जो है चर्चा करेंगे आगे। फिर कार्यक्रम जब तक खत्म हुआ, मेरा भाषण जब तक खत्म हुआ, तब तक मुझे लगता है सबको सूचना भी आ गई, सब लोगों ने एक दूसरे को बताना शुरू कर दिया। उसके उपरांत मुझे जानकारी मिली और एक कार्यकर्ता के रूप में मेरे लिए बड़ा दिन था कि जैसे कार्यकर्ता को एक अवसर मिला, भारतीय जनता पार्टी जैसे विश्व की सबसे बड़ी पार्टी और पूरे देश में सबसे कम उम्र का मुझे 30 साल की उम्र में ही भारतीय जनता पार्टी ने जिलाध्यक्ष बनाया और फिर पार्टी की सेवा करने का अवसर दिया। मुझे लगता है कि पूरे प्रदेश में सबसे युवा जिला अध्यक्ष आप ही होंगे उस हाँ समय जी, के मैं समय। उस समय प्रदेश क्या पूरे देश में सबसे युवा जिलाध्यक्ष था। 30 साल की उम्र में कोई जिलाध्यक्ष नहीं था भारतीय जनता पार्टी में। 15 सितंबर को घोषणा होती है कि सूरज जी जिलाध्यक्ष बन गए। 20 सितंबर को 2023 में आजमगढ़ में आपका प्रथम आगमन होता है और उस समय आपके पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ जी आजमगढ़ में आपका स्वागत करते हैं भगवान विश्वकर्मा जी की तस्वीर दे करके। तो ऐसे में प्रश्न मेरा ये है कि क्या ये दृश्य अन्य राजनीतिक दलों में भी देखने को मिलता है क्या, कि कार्यकर्ताओं के पदोन्नति होने पर उनके शीर्ष नेता भी उनका सम्मान और स्वागत इसी प्रकार करते हैं, या फिर केवल भाजपा में ही ये देखने को मिलता है? देखिए, अन्य दलों का मुझे बहुत जानकारी नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ताओं का सम्मान होता है, संगठन ही सर्वोच्च होता है। नेता कार्यकर्ता नेता बनाते हैं और पार्टी नेता बनने का अवसर देती है। यहाँ कार्यकर्ता बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं और कार्यकर्ताओं को जब कोई दायित्व मिलता है तो निश्चित रूप से हमारा शीर्ष नेतृत्व लगातार उनका स्वागत करता है और स्वागत इस तरह से करता है कि वो कांटों भरा ताज होता है जिस पर उसे बैठाना होता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम करने होते हैं, प्रायोजन करने होते हैं जो सब संगठन के माध्यम से होते हैं। एक कांटों भरा ताज होता है संगठन का पदाधिकारी बनना और लगातार फिर उसका निर्वहन करना और सभी कार्यकर्ताओं को साथ में लेकर के चलना। ऐसे में हमारे यहाँ संगठन में कार्यकर्ता महत्वपूर्ण होता है, नेता बाद में होता है। ये तो आपके संगठन की खूबसूरती है, परंतु मेरा प्रश्न ये था कि क्या अन्य राजनीतिक दलों में भी यही दृश्य देखने को मिलता है? मुझे नहीं लगता है कि अन्य राजनीतिक दलों में इस तरह के दृश्य देखने को मिलते हैं, क्योंकि अन्य राजनीतिक दलों में मुझे लगता है कि कई सालों तक लगातार एक ही व्यक्ति जिलाध्यक्ष लगाए और राष्ट्रीय अध्यक्ष बना रहता है, तो कार्यकर्ताओं को उनके अवसर नहीं मिलता है कि वो आकर के आगे अपनी चीजों को दिखा सकें। आजमगढ़ का ही परिदृश्य देखिए तो कोई व्यक्ति सालों से यहाँ पे जिलाध्यक्ष बने हुए रहते हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी में हो चाहे बहुजन समाज पार्टी में हो, कई वर्षों तक लगातार बने रहते हैं। जबकि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा संगठन है जो लगातार परिवर्तन और करती है
और गतिशील बनाए रहती है कार्यकर्ताओं को, जिससे उनको नए नए दायित्व और अपने आप को निखारने का अवसर मिलता है राजनीतिक जीवन में। हमारे यहाँ हर 3 साल पे यहाँ जिला अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष से लगाए और जिला अध्यक्ष से लगाए और राष्ट्रीय अध्यक्ष तक हो जाता है। लेकिन उनके यहाँ वर्षों तक एक ही व्यक्ति राष्ट्रीय अध्यक्ष रहता है, एक ही व्यक्ति प्रदेश अध्यक्ष रहता है, एक ही व्यक्ति जिला अध्यक्ष रहता है। उनके यहाँ इस तरह के दृश्य कम देखने को मिलते होंगे। आपकी बातों से लग रहा है कि कार्यकर्ताओं की चिंता भारतीय जनता पार्टी में खूब होती है। ऐसे में सूरज प्रकाश श्रीवास्तव जी कार्यकर्ता और आम जनमानस के बीच कैसे संतुलन बनाते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो दायित्व होता है वो सीधे सीधे केवल और केवल कार्यकर्ताओं के लिए होता है। हमारा कार्यकर्ता ठीक प्रकार से खुश रहे, उसके दुख सुख में हम सहभागिता निभाएं, उनको कार्यक्रमों में ठीक प्रकार से लगा सके और पार्टी को हम गतिशील कर सकें। जनता से उसका कार्यकर्ता का जुड़ाव हो सके, कार्यकर्ता को हम कैसे नेता बना सके, इन सारे चीजों पे हमें कार्य करना होता है। ऐसे में कार्यकर्ता मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। कार्यकर्ताओं के लिए हम लोग जी जान लगा करके हमेशा लगे रहते हैं और निश्चित रूप से उन्हीं के बल पर हम चाहे कोई भी चुनाव लड़ना होता है, चाहे कोई मोर्चा हो, चाहे संगठन हो या कोई भी गतिविधि हमको करनी हो अपनी, तो कार्यकर्ताओं के बल पर हम करते हैं। ऐसे में कार्यकर्ताओं से ज्यादा तालमेल बनता है और दिन भर हम कार्यकर्ताओं से ही घिरे रहते हैं। आम जनमानस से जो हमारे नेता होते हैं, जो हमारे विधानसभा लड़े हुए लोग होते हैं, चाहे हमारे जो विधायक होते हैं, हमारे ब्लॉक प्रमुख हैं, हमारे नगर पंचायत और पालिकाओं के अध्यक्ष हैं, इन सारे लोगों का कनेक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है। जो नीचे के कार्यकर्ता होते हैं उनकी कनेक्टिविटी जनता से सीधे सीधे होती है। ऐसे में जो दुख सुख होता है जनता का, अगर हमारे तक आता है तो हम लोग भी अधिकारियों से वार्ता करते हैं, सामंजस्य बैठाते हैं। लेकिन मेरे लिए एक भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी होने के नाते कार्यकर्ता ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि मुझे जिम्मेदारी कार्यकर्ता की मिली है, जनता की जिम्मेदारी जनप्रतिनिधि की होती है, इसलिए कार्यकर्ता मेरे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। केंद्र और प्रदेश यानी उत्तर प्रदेश में भी और देश में भी आपकी ही पार्टी की सरकार है, भाजपा की सरकार है, परंतु आपके गृह जनपद आजमगढ़ के सभी 10 सीटों पर समाजवादी पार्टी के विधायक हैं। ऐसे में केंद्र और प्रदेश की योजनाएं जो आती हैं, विकास कार्य जो होते हैं, तो विधायक तो समाजवादी पार्टी के हैं, परंतु प्रदेश में ही आजमगढ़ पड़ता है, उत्तर प्रदेश में ही पड़ता है। तो क्या विकास कार्यों में बाधा आती है या फिर उसी प्रकार विकास कार्य आजमगढ़ में भी होते हैं जिस प्रकार अन्य जिलों में होते हैं? देखिए, निश्चित रूप से जो हमारी केंद्र में सरकार थी 2014 में, प्रदेश में अखिलेश यादव जी की सरकार थी, तो 14 से लेके और 17 तक मुझे लगता है कि जो भी केंद्र की हमारी योजनाएं हुआ करती थी उसका जिस प्रकार से क्रियान्वयन नीचे होना चाहिए उस प्रकार से नीचे नहीं होता था। लेकिन 17 से जब हमारी सरकार आ गई, पूज्य योगी जी महाराज मुख्यमंत्री बने, तब से लेकर के और अब तक जो भी केंद्र की योजनाएं होती हैं प्रदेश में ठीक प्रकार से लागू होती हैं। नीचे की रही बात आजमगढ़ में, तो हम 10 सीटें हमारी भारतीय जनता पार्टी की नहीं है, समाजवादी पार्टी की है। ऐसे में सांसद भी उन्हीं के हैं। बहुत सारी चीजों में कठिनाइयां आती हैं, उनका जिला पंचायत अध्यक्ष है, तो इन सारे चीजों में बहुत सारी कठिनाइयां आती हैं। लेकिन क्योंकि हमारे पास जो चुनाव लड़े हुए लोग होते हैं, विधानसभा का चुनाव लड़े लोग हैं, वो भी हमारे लिए एक विधायक तुल्य होते हैं, क्योंकि विधायक का जो चुनाव हो वो हमारे पार्टी से वही लड़े होते हैं। सरकार की जो योजनाएं हैं ठीक प्रकार से गतिशील होकर नीचे पहुंचे, इसके लिए हमारा एक एक कार्यकर्ता लोगों के बीच जाकर के जन जागरूकता फैलाता है और सरकार की योजना ठीक प्रकार से लागू हो। ऐसे में समाजवादी पार्टी के विधायक, उनके सांसद किसी प्रकार का अवरोध न कर सके, इसके लिए भी हम लोग हर संभव प्रयास करते हैं और जनता को सभी योजनाओं से हम लोग उनको लाभान्वित करने का कार्य करते हैं, चाहे कोई भी योजना हो। अभी गांव-गांव जल जीवन मिशन का कार्य चल रहा था, घर घर में हर टोटी से पानी आना चाहिए, उसकी व्यवस्था हमारी प्रदेश की केंद्र की सरकार कर रही है। उसके लिए भी लगातार हम लोग जो है प्रयासरत रहे और घर घर तक लोगों के ठीक प्रकार से ये योजना पहुंचे। गांव में बहुत सारी विवाद करने की स्थिति किया था समाजवादी पार्टी के लोगों ने, लेकिन हमारे कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने जाके समझाया, ठीक प्रकार से वहां वाटर टैंक लग पाए। और भी बहुत सारी योजनाएं जब होती हैं, चाहे प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत जब सड़कें बनती हैं, तो भी बहुत सारी जगहों पर समाजवादी पार्टी के लोग आकर के अवरोध पैदा करना चाहते हैं और बहुत सारी चीजों पर वो लोग सवाल उठाते रहते हैं, रोकने का प्रयास करते हैं। लेकिन कार्यकर्ताओं के बल पर हम सारी चीजों को हम लोग ठीक प्रकार से कराते हैं और सरकार की योजनाओं को ठीक प्रकार से जनता तक लाभान्वित करवाते हैं। कोई भी योजना रही हो केंद्र की, प्रदेश की, आजमगढ़ में कोई भेदभाव नहीं हुआ कि हमारा विधायक नहीं है भारतीय जनता पार्टी के, कोई हमारा सांसद नहीं है तो भी कोई भेदभाव नहीं हुआ। बीच में अवसर मिला हम लोगों को कि हम लोग आजमगढ़ में अपना सांसद बना सके 1.5 साल तक,
तो दिनेश लाल यादव निरहुआ जी ने वो करके दिखाया, जो किसी ने कई 10 साल 15 साल में नहीं किया होगा। उन्होंने अपने 1.5 साल के कार्यकाल में ही बहुत सारे डेवलपमेंट के वर्क यहाँ किए। और विधायक को नहीं रहने के बाद भी हमारे पूज्य महाराज जी ने आकर के और माननीय गृह मंत्री जी ने आकर के यहाँ घोषणा की है कि यहाँ आजमगढ़ में विश्वविद्यालय बनेगा। जो 40 से 45 सालों से हमारी मांग थी, उसे पूरा किया और आज विश्वविद्यालय चालू हो गए। हमारी सरकार में घोषणा भी होती है और हमारे यहाँ शुभारंभ भी हो जाता है। और उसके बाद अभी हरिहरपुर में महाविद्यालय बना करके, संगीत महाविद्यालय बना करके हरिहरपुर के कलाकारों को बड़ा मौका देने का कार्य हमारे प्रदेश की सरकार ने किया है। और वो महाविद्यालय बन करके तैयार है, जल्दी ही माननीय मुख्यमंत्री जी उसके लिए भी आने वाले हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जो आज लाइफ लाइन हो गई है, हमारे योगी जी के सरकार में शुरू हुआ और बहुत सारी चीजें योगी जी की सरकार में पूरी भी हो गई। अब आप 2 घंटे 2.5 घंटे में यहाँ से लेकर के आप पहुंच जाते हैं, लखनऊ पहुंच जाते हैं, आजमगढ़ से लगाए। और बहुत सारी ऐसी बड़ी बड़ी योजनाएं हैं। आप अभी यहाँ गंभीर वन है, गंभीर वन में जिस प्रकार से श्रमिकों के लिए अटल आवासीय विद्यालय बनाने का कार्य हुआ, सीबीएसई बोर्ड में जो श्रमिक के बच्चे हैं वो सीबीएसई बोर्ड की तरीके से पढ़ाया जाता है वहां पर, उन्हें उनके लिए ठीक प्रकार से सारी योजनाएं कराई जाती हैं और सारी व्यवस्थाएं कराई जाती हैं। और वहां रह करके हॉस्टल में बच्चों को अच्छी गुणवत्ता का भोजन दिया जाता है और पढ़ाई भी कराई जाती है। अटल आवासीय विद्यालय भी यहाँ बना हुआ है। ऐसे तमाम बड़ी बड़ी योजनाएं आजमगढ़ में लागू की गई, जिसका हम लोग आज उल्लेख कर सकते हैं और जिसको हम कह सकते हैं कि अब आजमगढ़ के विकास में एक एक ईंट जो है वो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लगाई गई है। आपने इतने कार्यों को गिना दिया, परंतु समाजवादी पार्टी या फिर अन्य राजनीतिक दल जो आपके प्रतिद्वंदी हैं विचारों के आधार पर, वो कई मामलों पे बातों को नहीं स्वीकार करते हैं। जैसे यदि आप कहें कि गरीबी दर, 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया ने एक शोध पत्र जारी किया। उसमें उन्होंने बताया कि 2011-12 के दरमियान गरीबी दर भारत में 21.9% था और वहीं 2023-24 हम इसकी बात कर रहे हैं तो 2.3% यानी गरीबी लगभग समाप्त होने के कगार पर है। परंतु इस डाटा को जब हम उनके सामने पेश करते हैं तो वो कहते हैं कि ये भाजपा द्वारा बनाया गया डाटा है। तो इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, समाजवादी पार्टी के लोग न सच बोलते हैं और न सच सुनना पसंद करते हैं। तो उनके पास उस तरह के तथ्य नहीं होते हैं। तथ्यात्मक बातें आप करेंगे तो आपकी बातों को न वो सुनेंगे, वो दरकिनार करेंगे। आप देखिए ना कि गांव गांव जिस प्रकार से अभी कोरोना आया था, हमारी सरकार ने हर घर को, हर व्यक्ति को 2-2 बार महीने में फ्री राशन देने का कार्य किया। हमारे यहाँ गाँव में मुसहर बनटंगिया से लगाए जो भी लोग निवास करते हैं, चाहे एससी हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे जनरल में, जिनके पास आवास नहीं हुआ करता था, उनको गांव गांव खोज खोज करके ऐसे लोगों को आवास देने का कार्य किया गया। आज वृहद रूप से लाखों लोगों को आवास मिला अपने आजमगढ़ में ही। और घर घर शौचालय बना करके सरकार ने बड़ा कार्यक्रम चलाया। तो एक प्रयास रहा कि किस प्रकार से हम गरीबी रेखा से उनको ऊपर कर सकें, कि हर व्यक्ति के पास अपनी छत होनी चाहिए, हर व्यक्ति के पास अपना शौचालय होना चाहिए। उनको भोजन की व्यवस्था कराने के लिए उनको फ्री में राशन दिया गया 2-2 बार। आज भी एक बार मिलता मुफ्त राशन बिना पैसा दिए। यही समाजवादी पार्टी की सरकार में उनको पैसा लेकर के तब राशन दिया जाता था। और अभी जिस प्रकार से उनका कौशल विकास योजना के अंतर्गत ला करके महिलाओं को भी ट्रेनिंग दिया जा रहा है, उनको प्रशिक्षण दिया जा रहा है और उनको स्वरोजगार करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है कि गांव की महिलाएं कैसे रोजगार कर सकें, चाहे ड्रोन दीदी से लगाए और विभिन्न प्रकार की योजनाएं चलाना हो, बैंक सखी से लगाए। आज हमारे गांव की महिलाएं भी रोजगार कर रही हैं। तो निश्चित रूप से अगर ये सारी चीजें हो रही हैं, लाखों लोग कौशल विकास के अंतर्गत जाकर के अपना विकास कर रहे हैं, ट्रेनिंग ले रहे हैं और अपना खुद का कार्य कर रहे हैं, स्वरोजगार कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से जब व्यक्ति कमाएगा तो गरीबी रेखा से धीरे धीरे ऊपर आएगा। और उसका रिजल्ट भी 17 से लेकर के और आज हम 2026 में बैठे हुए हैं, उसका रिजल्ट देखने को मिला है कि कैसे हमारी सरकार ने इन सारे चीजों पर काम किया है। रोज की रोज मॉनिटरिंग होती है कि कितने लोगों ने आज कौशल विकास के अंतर्गत, कितने लोगों ने आज उद्यमिता का लोन लिया है, कितने लोगों ने किस प्रकार से विकास कार्य में अपना सहभागिता निभाई है, कितने इन्वेस्टरों ने कितना लाख करोड़ रुपया इन्वेस्ट किया उत्तर प्रदेश में। डेली मॉनिटरिंग करते हैं हमारे मुख्यमंत्री जी और जिसका नतीजा रहा कि आज ठीक प्रकार से आप आजमगढ़ में भी देख सकते हैं कि बहुत सारे छोटे छोटे लघु उद्योग यहाँ चल रहे हैं। लोग 10-15 लोगों को रोजगार देने वाला अवसर मिला, लोगों का छोटे छोटे व्यक्तियों को भी रोजगार करने का अवसर मिल गया है। तो ये गरीबी रेखा से ऊपर उठाने का ही है। और आज जब अरविंद पनगड़िया जी की रिपोर्ट में चीजें आ रही हैं तो उनको स्वीकार करना चाहिए और समाजवादी पार्टी को भी इसकी तारीफ करनी चाहिए।
सांख्यिकी कार्यक्रम और कार्यान्वयन मंत्रालय का भी रिपोर्ट है कि बेरोजगारी दर 2013 में 0.71 था, वहीं 2025 में 4.8 रह गया। इसके साथ ही साथ आपने भी इतने कार्यों को गिनवा दिया, इसके बाद भी क्या कमी रह जा रही है कि आजमगढ़ जैसे जनपद में भारतीय जनता पार्टी विधानसभा के चुनाव में हार जाती है? तो क्या 2027 में ऐसा ही दृश्य रहेगा या फिर भारतीय जनता पार्टी वापसी करेगी? देखिए, दृश्य निश्चित रूप से बदलेगा। आजमगढ़ ऐसा जनपद है कि हमारे प्रबुद्धों का जनपद रहा है और निश्चित रूप से यहाँ के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को बहुत कम अवसर दिया है। जब भी अवसर दिया है तो यहाँ विकास हुआ, लेकिन समाजवादी पार्टी के लोग और बहुजन समाज पार्टी के लोग जिस प्रकार से जनता को बरगलाने का कार्य किया, उन लोगों ने जनता को बहुत सारी चीजें गुमराह करके उनको बताने का कि संविधान खतरे में है और बहुत सारे ऐसी चीजें बताने का कार्य किया जिसके कारण हमारे वोट प्रभावित हुए, लेकिन हमारा वोट का परसेंटेज बहुत बढ़ा है। हम पहले की अपेक्षा बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। जहां 2017 में हम किसी सीट पर 60-65 हजार वोट पाते थे, वहां हम 86,000 तक वोट पा रहे हैं। हमारे वोटों का प्रतिशत भी बढ़ा है, लोगों का विश्वास भी हमारे प्रति बढ़ा है और 2022 के बाद लगातार ये विश्वास बढ़ता जा रहा है। 2024 में भी हमें अच्छे मत प्राप्त हुए, हम नहीं जीत पाए, लेकिन हमारा वोट का प्रतिशत जिस हिसाब से बढ़ रहा है उसका रिजल्ट आपको 27 में देखने को मिलेगा कि जनता पूरा विश्वास करके तीसरी बार उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएगी और आजमगढ़ से भी उसमें ज्यादा से ज्यादा 10 में से बहुत अच्छी सीटें निकल करके आने वाली हैं भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। इसके लिए दिन रात हमारे कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, दिन रात वो जा करके लोगों को समझाने का कार्य कर रहे हैं, उनको वोटर बनाने से लेकर के और उनके दुख सुख में सहभागिता हमारे कार्यकर्ता निभाते हैं। रात में अगर कोई मरीज कोई बीमार पड़ जाता है तो हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता निस्वार्थ भाव से उनका चिकित्सा की व्यवस्था भी कराने का कार्य करते हैं। रात बिरात भी हम लोग को ही फोन आता है कि बहुत सारे कोई कार्यकर्ता कोई गरीब व्यक्ति है जो अस्पताल में भर्ती है, इलाज के अभाव में उनको दिक्कत हो रही है, हम लोग भी बात करते हैं और उनको इलाज की उचित व्यवस्था कराई जाती है। तो ये सारी चीजें लगातार होने से हमारे कार्यकर्ताओं की कनेक्टिविटी नीचे बढ़ी है, भारतीय जनता पार्टी का ग्रोथ हुआ है आजमगढ़ में और आगे ये रिजल्ट में परिवर्तित होगा। सूरज प्रकाश श्रीवास्तव जी, केंद्र और प्रदेश की सरकार की कौन सी ऐसी सबसे पसंदीदा योजना है जो व्यक्तिगत रूप से आपको बहुत पसंद आता है? देखिए, निश्चित रूप से कौशल विकास योजना निश्चित रूप से मुझे बहुत पसंद आई और जिस प्रकार से हमारे देश के और प्रदेश के युवाओं को उन्होंने मार्गदर्शन करने का कार्य किया कि हमारे साथ चलने फिरने वाले लोग भी जो होते हैं, कोई विश्वकर्मा समाज से आता है, कोई शर्मा समाज से आता है, कोई निषाद है, कोई किसी समाज से आता है, लेकिन उनके वर्ग के हिसाब से उनके पारंपरिक जो पेशा है उसके हिसाब से उनको प्रशिक्षण दिया जाना, उसके बाद उस प्रशिक्षण के बाद वो अपनी दुकान खोल सकें, उसको रोजगार कर सकें, इसके लिए लोन दिया जाना, इन सारे चीजों की वजह से हमारे बहुत सारे साथियों को स्वरोजगार में उन्नति मिली। हम आप बहुत कुछ करते हैं लेकिन शायद रोजगार देने में व्यक्तिगत रूप से कोई करना चाहे तो नहीं कर पाता है, लेकिन सरकार ने बहुत बड़ा काम किया कि उनको ट्रेनिंग भी दिया और ट्रेनिंग के समय पैसा भी दिया, उसके बाद उनको रोजगार करने के लिए लोन भी दिया और आज हमारे बहुत से साथी हैं आजमगढ़ के जो स्वरोजगार करके 10-15 लोगों को 20 लोगों को स्वयं रोजगार दे रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। ये योजना मुझे निश्चित रूप से बहुत भाई और जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी प्रधानमंत्री जी इस योजना की मॉनिटरिंग करते हैं कि कैसे हमारा सुई से लेकर के और एरोप्लेन तक हमारा केवल भारत में बने, मेक इन इंडिया हो, मेक इन उत्तर प्रदेश हो और मेक इन आजमगढ़ हो, इस पे हमारे प्रदेश की सरकार काम कर रही है। तो ये निश्चित रूप से मुझे बड़ा अच्छा लगा है और ये योजना बहुत अच्छी है। मैंने परिचय के क्रम में बताया कि आप पेंचक शिलाट के विश्व चैंपियनशिप विजेता 2019 हैं। तो ऐसे में 6 मई 2025 को आपके वर्तमान प्रदेश महामंत्री विधान परिषद सदस्य अनूप गुप्ता जी के साथ आप माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से उनके शासकीय आवास पर मुलाकात करते हैं और उस दरमियान आप राष्ट्रीय सीनियर पेंचक शिलाट 2025 के लिए मुख्यमंत्री जी को आमंत्रित करते हैं और इसी के साथ साथ आजमगढ़ के विकास कार्यों को लेकर के आप मांग पत्र देते हैं जिसमें 5 मांगे होती हैं। चौथी मांग जो होती है वो ये होती है कि आजमगढ़ में मंडलीय स्तर स्पोर्ट्स स्टेडियम बनाया जाए, 200 खिलाड़ियों के रुकने योग्य छात्रावास भी बनाया जाए। तो उसकी स्थिति वर्तमान में क्या है अभी?
निश्चित रूप से माननीय अनूप गुप्ता जी हमारे प्रदेश के महामंत्री हैं और हमारे पंचक सिलाट स्पोर्ट्स एसोसिएशन ऑफ उत्तर प्रदेश के चेयरमैन भी हैं। उनके साथ माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलकर के आजमगढ़ के विकास के बारे में भी हम लोगों ने चर्चा किया था और चैंपियनशिप में आमंत्रण भी दिया था। उस क्रम में हम लोगों ने लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिलाधिकारी को भी निर्देशित किया है कि यहाँ पर जमीन चयनित करके मंडली स्पोर्ट्स स्टेडियम बन सके और यहाँ पर भी किस प्रकार से खेलों का विकास हो सके, इसके लिए उन्होंने नीचे आदेशित किया है। जमीन की उपलब्धता शहर के आसपास अभी नहीं हो पाई थी, इस कारण ये चीजें अभी रुकी हुई है, लेकिन हम लोग लगे हुए हैं कि जल्दी से जल्दी एक उस मानक के अनुरूप जमीन मिल सके, जिससे कि यहाँ पर स्टेडियम भी बन जाएगा मंडल स्तर का और ठीक प्रकार से 200 लोगों के खिलाड़ियों के रुकने भर का छात्रावास बन जाएगा। उसी क्रम में हमारे यहाँ स्टेडियम के पीछे ही जो सुखदेव पहलवान स्पोर्ट्स स्टेडियम है आजमगढ़ का, उसके पीछे ही जो उस मांग पत्र में भी हम लोगों ने और भी चीजें लिखी हुई थी, उसमें पीछे जो छात्रावास था उसको ठीक प्रकार से व्यवस्थित भी करा दिया गया है, जहां पर हमारे लगभग 50 खिलाड़ी वहां रुक सकते हैं और उन खिलाड़ियों की बढ़िया व्यवस्था कराई गई है। और उस मांग पत्र में कुछ और चीजें शामिल थी जिसको माननीय मुख्यमंत्री जी ने कराने का कार्य किया और आजमगढ़ में 2.5 करोड़ के लगभग उन्होंने बजट भी अलॉट किया। माननीय गिरीश चंद्र यादव जी जो खेल मंत्री हैं उनका भी मैं आभारी हूं कि आजमगढ़ में हम लोगों की मांग पर ही जो बैडमिंटन हॉल था उसका पूरा नए तरीके से जीर्णोद्धार कराया जा रहा है, जो कुश्ती का हॉल था उसका भी ठीक प्रकार से जीर्णोद्धार कराया जा रहा है, जो बास्केटबॉल का कोर्ट था उसको एस्ट्रोटर्फ करा करके ठीक प्रकार से उसका रबड़ मैटिंग कराई जा रही है और ठीक प्रकार से उसका बनवाया जा रहा है। हमारे यहाँ बॉक्सिंग की रिंग लगी हुई थी, उस पर कैनोपी नहीं थी, 13 लाख की कैनोपी देने का भी उन्होंने कार्य किया। इस प्रकार से लगभग स्टेडियम में ही 2.5 करोड़ रुपए तक का उन्होंने फंड भेजने का कार्य किया, जो इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी और गिरीश यादव जी हमारे जो खेल मंत्री उनको धन्यवाद भी देना चाहूंगा। और मंडली स्टेडियम के लिए लगातार हम लोग प्रयासरत हैं और निश्चित रूप से बहुत जल्दी ये कार्य भी पूरा किया जाएगा। आमतौर पर जो भारत के युवा हैं वो फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी से जुड़ते हैं, परंतु सूरज प्रकाश श्रीवास्तव जी पेंचक सिलाट से जुड़ते हैं और न ही केवल जुड़ते हैं बल्कि चैंपियनशिप भी बनते हैं 2019 का। तो पेंचक सिलाट से जुड़ने की कोई कहानी, कारण? देखिए, मैं बचपन से हम लोग कराटे करते आते थे और 4th क्लास में था तब से मैं कराटे करता आ रहा हूँ। कराटे युद्ध की ही एक कला है जो हमारे भारत से ही निकली हुई है और पेंचक सिलाट भी उसी तरह का एक खेल है जो मार्शल आर्ट। मार्शल आर्ट्स का खेल है, इंडोनेशिया का मार्शल आर्ट्स है। इसका शुरुआत तो हमारे भारत देश से ही हुई है, लेकिन धीरे धीरे अन्य देशों में अन्य अन्य नामों से जाना जाता है, लेकिन विधा वही होती है। इसमें पंच किक के साथ साथ उठा के पटकना भी होता है, कुछ कुश्ती का भी भाग होता है, कुछ जूडो का भी भाग होता है और ये बड़ी अच्छी कला है। ये भारत में 2016 में लाई गई और उसके बाद से लगातार हम लोग इस विधा से जुड़ करके, क्योंकि भारत सरकार ने 2017 में इसको मान्यता दिया, तो एक बड़ा अवसर मिला कि यहाँ के युवाओं को निखारा जाए। तो कराटे के साथ साथ हम लोग पेंचक सिलाट भी शुरू किए। मैं लगातार उसका प्रशिक्षण भी लिया और फिर नेशनल चैंपियनशिप में मेडल भी रहा मेरा। फिर देश की तरफ से 4 बार खेलने का भी मुझे अवसर मिला। 2019 के वर्ल्ड चैंपियनशिप में थाईलैंड में ब्रॉन्ज मेडल रहा मेरा और भारत की तरफ से फिर एशियन चैंपियनशिप में, वर्ल्ड चैंपियनशिप में लगातार मलेशिया, इंडोनेशिया, चाइना वगैरह में जाने का भी अवसर मिला। पेंचक सिलाट बहुत ही अच्छा खेल है और जिसमें युवाओं को अपार संभावनाएं हैं और हमारे आजमगढ़ के युवा क्योंकि लड़ाकू हैं और संयमित भी हैं, तो उनको एक अच्छा अवसर है कि अपनी प्रतिभा को निखारें और आगे बढ़ करके पूरे पूर्वांचल के युवाओं को बढ़ने का एक अच्छा मौका मिला है। और पेंचक सिलाट ने उनको अवसर भी दिया है, नौकरी भी दिया है और प्रसिद्धि भी दिया है। बहुत सारे हमारे युवाओं को नौकरी भी मिली है आजमगढ़ से लगाए और बनारस तक के युवाओं को। खेलो इंडिया में अभी हमारे 2 बच्चों ने मेडल जीत करके आए हुए हैं। तो पंचक सिलाट बहुत अच्छा खेल है और इसमें अपार संभावनाएं हैं युवाओं के लिए। आप अखिल भारतीय कायस्थ महासभा उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष भी हैं। ऐसे में कायस्थ समाज के जो स्थिति है राजनीति में, उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, निश्चित रूप से कायस्थ समाज प्रबुद्ध वर्ग है और समाज के लिए लगातार खड़ा रहने वाला है। लगातार कायस्थ समाज के लोगों ने देश के आज़ादी से लेकर के हर एक चीज में योगदान भी दिया है और जिस प्रकार से चाहे राजेंद्र प्रसाद जी रहे हों, चाहे लाल बहादुर शास्त्री जी रहे हों, जिस प्रकार से राजनीतिक क्षेत्र में उन लोगों ने नेतृत्व दिया, स्वामी विवेकानंद जी के हम लोग पद पर चलने का कार्य करते हैं और हर एक पूरे देश का युवा, पूरे विश्व का युवा विवेकानंद जी की सोच को लेकर के आगे बढ़ने का कार्य करता है। सुभाष चंद्र बोस जी ने जिस प्रकार से, वो अपने ही समाज के व्यक्ति थे, लेकिन एक समाज में उनको बांधना ठीक नहीं है, वो बहुत बड़ी शख्सियत, देश के लिए बड़ी धरोहर थे। तो इन लोगों से प्रेरणा लेकर के समाज कार्य कर रहा है और राजनीतिक क्षेत्र में भी जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने कायस्थ समाज को प्रतिनिधित्व दिया है, वैसा किसी और राजनीतिक दल ने आज तक नहीं दिया।
नितिन नवीन जी जो कायस्थ समाज से ही आते हैं, उनको राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है और आगे भारतीय जनता पार्टी हमें लगता है कि उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष भी पूर्ण कार्यकाल उनको प्रदान करेगी। ये अपने आप में हम सभी के लिए बड़ा कायस्थ समाज के लिए गर्व का विषय है और जिसके लिए हम सभी प्रसन्नचित हैं। और आजमगढ़ से लगा है, चाहे उत्तर प्रदेश में बहुत सारे हमारे कायस्थ समाज के लोगों को विभिन्न तरह से, और मुझे भी एक 30 साल के युवा को भी उन लोगों ने इस प्रकार से 2023 में जिलाध्यक्ष बनाया। तो कायस्थ समाज को आगे बढ़ाने का कार्य राजनीति में भारतीय जनता पार्टी कर रही है। हमारे प्रतापगढ़ के अध्यक्ष भी बनाए थे, गोरखपुर में भी हमारे जिलाध्यक्ष बनाया गया कायस्थ समाज से। ऐसे बहुत सारे चीजों में उन लोगों ने अवसर दिया। कई विधायक हैं, कई हमारे लोग एमएलसी भी हैं इलाहाबाद से लगाए और अन्य जगहों से। तो राजनीतिक क्षेत्र में अच्छा कर रहे हैं लोग, आगे बढ़ रहे हैं और आगे और भारतीय जनता पार्टी अवसर प्रदान करेगी, हमें पूरा विश्वास है। जातिगत राजनीति पर आपका स्पष्ट राय क्या है? देखिए, विकास की राजनीति होनी चाहिए। कोई भी अगर राजनीतिक दल का व्यक्ति अगर वो अच्छा कार्य कर रहा है और आपकी विचारधारा का है तो उसे आगे बढ़ाना चाहिए। जातिगत रूप से अगर आप केवल हम लोग आपस में बटेंगे तो निश्चित रूप से जो देश की विध्वंसकारी शक्तियां हैं वो उसे नष्ट करने का कार्य करेंगी। जातिगत रूप को कभी भी राजनीति में नहीं लाना चाहिए। मैं जातिगत राजनीति के पक्ष में बिल्कुल भी नहीं हूं, लेकिन हर एक समाज को उसका प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, चाहे वो किसी वर्ग का हो, किसी जाति का हो, चाहे एससी हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे वो अल्पसंख्यक हो। हर व्यक्ति को उनके योग्यता अनुसार उनको राजनीति में अवसर मिलना चाहिए। लेकिन जातिगत राजनीति नहीं होनी चाहिए कि केवल और केवल एक जाति को लेकर के चलने का कार्य हो, जैसे समाजवादी पार्टी करती है कि केवल एम और वाई को लेकर के चलने का कार्य करते हैं, अन्य किसी से उनका कोई लेना देना नहीं है। चाहे बहन कुमारी मायावती जी हो, जिस प्रकार से वो करती है राजनीति, ऐसी राजनीति के हम लोग विरोधी हैं। आपने आजमगढ़ में बताया कि 2027 में बदलाव होगा और यहाँ पर विधानसभा की सीटों में भाजपा की भी जीत होगी। परंतु आजमगढ़ के अंतर्गत 2 जिले और जुड़ते हैं क्योंकि आजमगढ़ मंडल है। ऐसे में 15 नवंबर 1994 को 14वें मंडल के रूप में आजमगढ़ का सृजन होता है, जिसके अंतर्गत जो 2 जिले और जुड़ते हैं वो बलिया और मऊ है। 2022 के चुनाव में बलिया में भाजपा 2 सीट जीतती है, मऊ में 1 सीट और आजमगढ़ में 0। तो क्या 2027 में बलिया और मऊ में भी विधानसभा की सीटें बढ़ेंगी? निश्चित रूप से जो भारतीय जनता पार्टी का संगठन है उसकी ठीक प्रकार से जनता में पैठ बढ़ी है। बलिया से हम लोग 2 सीटें जीते थे, माननीय दयाशंकर जी, माननीय केतकी जी विधायक बनी थी और हम लोग मधुबन सीट जीतने के लिए कामयाब हुए हैं, जैसे हमारे रामविलास चौहान जी ने जीता था। लेकिन अब एक प्रकार से संगठन का ग्रोथ होने के कारण अब नीचे जमीनी स्तर पर भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक काफी बढ़ा है। इसका असर निश्चित रूप से 2027 में हमें ठीक प्रकार से देखने को मिलेगा और उसका असर ये रहेगा कि हम आजमगढ़ में बहुत सारी सीटें जीतेंगे, बलिया में भी ज्यादातर सीटें जीतेंगे और मऊ में भी जीतेंगे। उसका पूरा असर आपको आजमगढ़ मंडल ही नहीं पूरे प्रदेश में देखने को मिलेगा कि हम 17 से ज्यादा सीटें 27 में जीतने जा रहे हैं। सूरज प्रकाश श्रीवास्तव जी की अगली तैयारी क्या है? क्या सूरज प्रकाश श्रीवास्तव जी संगठन की राजनीति करेंगे या फिर जनप्रतिनिधि के रूप में अपनी सेवा देंगे? देखिए, हम लोग संगठन का कार्य करने वाले व्यक्ति हैं। हमारा कोई भी रोल स्वयं हमारे द्वारा तय नहीं किया जाता है। भारतीय जनता पार्टी एक एक कार्यकर्ता की चिंता करती है, जिसके लिए जो अवसर प्रदान करती है वो कार्य कार्यकर्ता करता है। अगर भारतीय जनता पार्टी जनप्रतिनिधि बनने का अवसर प्रदान करेगी तो वो भी मुझे स्वीकार होगा। भारतीय जनता पार्टी का निर्देश रहेगा कि आप संगठन में ही कार्य करिए तो मैं संगठन में कार्य करता रहूंगा। हमारी व्यक्तिगत कोई इच्छा नहीं है, जो संगठन का निर्णय रहेगा उसके साथ में खड़ा होने का कार्य करूंगा। सूरज प्रकाश श्रीवास्तव जी को अगर आजमगढ़ के लिए एक सपना चुनना हो तो वो सपना क्या होगा? आजमगढ़ में कर कारखाने लगे, ठीक प्रकार से और ज्यादा ग्रोथ हो सके। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के पास में यहाँ बहुत सारे कारखाने लगने के लिए जगह भी है। यहाँ कारखाने लगने से निश्चित रूप से आजमगढ़ का विकास होगा। यहाँ यूनिवर्सिटी बन चुकी है, ठीक प्रकार से यूनिवर्सिटी से पास आउट होने के बाद लोगों के पास रोजगार का अवसर रहे और ज्यादा रोजगार यहाँ मिल सके, इसके लिए यहाँ पर इंडस्ट्रीज लगना आवश्यक है। और क्योंकि हम कनेक्टिविटी है हमारे पास कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे भी है, एयरपोर्ट भी हमारा बन चुका है, तो एक कनेक्टिविटी के नाते आजमगढ़ का विकास ठीक प्रकार से हो सके, इंडस्ट्रीज लगे यहाँ पर, ये मेरा सपना है। आप जिस विश्वविद्यालय का बार बार जिक्र कर रहे हैं, आपने बताया कि माननीय अमित शाह जी ने घोषणा किया और मुख्यमंत्री जी ने, और आज वो चल भी रहा है। शायद वो विश्वविद्यालय महाराजा सुहेलदेव राज्य जी, विश्वविद्यालय है। जो लास्ट और अंतिम प्रश्न है मेरा वो ये है कि माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय सहित देश में जो और अन्य विश्वविद्यालय और महाविद्यालय पत्रकारिता के,
और जो उनमें पत्रकारिता की पढ़ाई कर रहे हैं विद्यार्थी, उन सबके लिए आपका प्यारा संदेश क्या है? माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय देश में एक बहुत जाना माना विश्वविद्यालय है, और जहाँ से हमारे बहुत बड़े बड़े पत्रकार भी निकले हैं और देश के बड़ी बड़ी हस्तियां भी निकली हैं। वहां से जो भी विद्यार्थी अध्ययनरत है, मैं सबको बधाई देता हूँ, खासकर जो पत्रकारिता का कोर्स कर रहे हैं। पत्रकारिता एक ऐसा कोर्स है कि आपको हर प्रकार से आपको अपने आप को अपडेट रखना पड़ता है। जैसे आप राजनीतिक क्षेत्र में अपडेट रहते हैं कि एक एक घटना, एक एक चीज के बारे में ठीक प्रकार से जानकारी हो, उसके बारे में जानकारी लेकर आप लोगों से चर्चा कर सके, और एक एक बिंदु पर आप जो बोलते हैं, आपका जो हाव भाव है, सारी चीजों का ध्यान दिया जाता है। वैसे पत्रकारिता भी होती है। जितने भी यूथ वहां से पढ़ाई कर रहे हैं, उनको मैं अग्रिम शुभकामना देता हूँ। देश में चौथे स्तंभ के रूप में आप बहुत अच्छा कार्य करिए। ठीक प्रकार से अपने बुद्धिमत्ता को बढ़ाइए, अपने कार्यशैली को बढ़ाते हुए अपनी विश्वविद्यालय सहित और देश का नाम रोशन करें, ऐसी मेरी शुभकामनाएं। आपने तो शुभकामनाएं दे दी, पर सर विपक्ष पत्रकारों पर भी आरोप लगाता है, जबकि प्रधानमंत्री जी जब एनडीए की उम्मीदवार घोषित हुए 2014 में, तो दूरदर्शन ने, उसमें यूपीए की गवर्नमेंट थी, तो दूरदर्शन ने 56 मिनट का उनका इंटरव्यू लिया, परंतु उसको भी नहीं दिखा रहा था। तो प्रसार भारती के दबाव में आकर के उस 56 मिनट के इंटरव्यू को केवल 34 मिनट के लिए दिखाया यूपीए गवर्नमेंट ने। वो उस समय के एनडीए के उम्मीदवार थे जब प्रधानमंत्री मोदी जी। और आज के समय उसके बाद भी आरोप ये लगता है कि मीडिया गोदी मीडिया है। देखिए, जो लोग ठीक प्रकार से अध्ययन नहीं किए रहते हैं, या कई कई लोग ऐसे होते हैं जिनकी पार्टी की विचारधारा देश के हिसाब से नहीं होती है, वो विदेशी लोगों से ज्यादा प्रभावित होते हैं। वो हमारे देश के सभी पार्लियामेंट पे भी सवाल उठाते हैं, वो जुडिशरी पे भी सवाल उठाते हैं, राष्ट्रपति तक पे सवाल उठा देते हैं। तो उनकी बुद्धिमत्ता के लिए क्या कहना। जो देश का चौथा स्तंभ पत्रकारिता है, निश्चित रूप से चाहे आजादी का आंदोलन रहा हो तब भी, और चाहे लोकतंत्र रक्षा का आंदोलन रहा हो तब भी, देश की मीडिया ने अपना बहुत बड़ा योगदान दिया है देश के लिए, और हम उनके शुक्रगुजार हैं। और देश के जितने भी हमारे मीडिया बंधु हैं, उन सबको हम लोग साथ में लेकर के चलने का कार्य करते हैं, ताकि ठीक प्रकार से जनता के बीच में जो सही खबरें हो पहुंचनी चाहिए। इसलिए मैं सभी पत्रकार बंधुओं को लगातार शुभकामनाएं देता हूँ। आपने अपना बहुमूल्य समय दिया, इसके लिए राष्ट्रीय की पूरी टीम आपके प्रति धन्यवाद ज्ञापित बहुत करती धन्यवाद है। आपको, बहुत शुभकामना। आपके इस नए चैनल के लिए भी बहुत शुभकामनाएं हैं। आगे बढ़े और आप सच्चाई को दिखाइए, ऐसी मेरी शुभकामनाएं। और आपसे कहना ये है कि ऐसे और इंटरेस्टिंग इंटरव्यू देखने के लिए स्टे कनेक्टेड विथ राष्ट्रीय को। धन्यवाद।